Now we will learn about the business classes. How did they relate to the civil disobedience movement? During the First World War, Indian merchants and industrialists had made huge profits and became powerful. So, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और मर्चेंट्स थे उनकी काफ़ी सेल हुई थी बिकॉज हमसे वो लोग सामान लेके जाते थे तो वो लोग तो रिच हुए थे और हम लोगों ने मतलब हमारे जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया था और वो पावरफुल बन गए थे. Keen on expanding their businesses, they now reacted against colonial policies. अब जब colonial policies आई तो वो हम लोग उसके अगेंस्ट हो गए क्योंकि colonial policies जो थी वो हमें ट्रेड करने से थोड़ा मतलब हमें होल्ड बैक करती थी. कुछ उसके सर्टेन फीचर्स थे जो हमारी ट्रेड को हिंडर कर रहे थे. तो हमें तो अपना बिजनेस मतलब जो हमारे मर्चेंट्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें तो अपना बिजनेस बढ़ाना था तो इसीलिए वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ हो रहे थे जो वो पॉलिसीज़ थी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती थी. तो हम लोग क्या चाहते थे कि हमें प्रोटेक्शन मतलब हम लोग से मेरा मतलब है जो मर्चेंट्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के वो चाहते थे कि प्रोटेक्शन मिले इम्पोर्ट्स जैसे इम्पोर्ट आता है फॉरेन गुड्स का इंडिया में तो हम लोग उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते इसीलिए उसका प्राइस हमारे उससे कम होता है. हमारे जो गुड्स हैं और फॉरेन गुड्स हैं उसमें फॉरेन गुड्स का प्राइस इस टाइम कम होता था तो फिर ऑब्वियसली फॉरेन गुड्स ही लोग बाय करेंगे ना. चीप चीज़ें ही लोग बाय करते हैं तो हमें उस चीज़ के खिलाफ प्रोटेक्शन चाहिए थी. हमें चाहिए था कि इम्पोर्ट्स पे टैक्स लग जाए ताकि फॉरेन गुड्स इतनी उसकी वो बिक्री ना हो और हमारा ज़्यादा अच्छे से प्रॉस्पर करे मार्केट. एंड अ रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स. यही बोला मैंने कि ऐसा रेशियो चाहिए था ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हो ऐसा उसका रेशियो चाहिए था ताकि इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए. वो लोग इम्पोर्ट उनको ज़्यादा पैसे लगे इंडिया में इम्पोर्ट करने में. टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फाउंड द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920. तो इसके लिए दो फेडरेशन भी बनी थी लाइक दो ऐसी कमिटीज़ बनी थी. एक थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस in 1920 and second the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927 led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das and G.D. Birla. ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्होंने अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल पे. जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल कंट्रोल था उस पर इन्होंने अटैक किया और हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया जब वो फर्स्ट लॉन्च हुई थी. उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो बाय करेंगे या सेल करेंगे जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उन्हें. मोस्ट businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on businesses would no longer exist. तो मैंने आपको बताया था कि सबके लिए स्वराज का मतलब अलग होता है. तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस एक ऐसा टाइम आएगा जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी और जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो फ्लॉरिश करने लग जाएगी. कोई भी उसमें हिंडरेंस या कंस्ट्रेंट्स नहीं आएंगे. But after the failure of Round Table Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. अब जब फेलियर हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का तो अब लोग में कोई जोश नहीं रहा. उनको लगा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और वो अब इतने enthusiastic नहीं थे जितने वो पहले थे. They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruptions of businesses. देखो अब इतना ज़्यादा जब फाइटिंग हो रही मतलब हमने देखा ही था कि शॉप्स वो पिकेटेड एंड लिकर शॉप्स मेनली बट वैसे भी जाके जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस पे अफेक्ट आता है.
इफेक्ट हो ही जाता है, तो वो इन लोगों को लग रहा था कि इतना ज़्यादा जो वायलेंस बढ़ रहा है कहीं हमारी शॉप्स को भी, हमारी बिजनेसेस को भी अफेक्ट ना हो. They were apprehensive of the militant activities and worried about prolonged disruptions of businesses as well as the growing influence of socialism amongst the young members of the Congress. वो ना सपोर्ट नहीं करते थे जो सोशलिज्म था कांग्रेस के अंदर, जो अब यंग मेंबर्स में आ रहा था कि लड़ना है, वायलेंस करनी है, हमें तो स्वराज चाहिए एकदम बिल्कुल, वो ये इसके सपोर्ट में नहीं थे. द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, अब हम इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, उसने तो पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन. नागपुर रीजन के अलावा उसने पार्टिसिपेट नहीं किया. देखो, जैसे अब बिजनेसमैन ने किया तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने किया, वैसे रिच पीजेंट्स ने किया तो स्मॉल पीजेंट्स ने नहीं किया. तो इट्स जस्ट लाइक एक यिन यांग टाइप. द इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट. कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? नागपुर रीजन में. जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा क्लोज आने लग गए कांग्रेस के, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स दूर जाने लग गए. जितना क्लोज इंडस्ट्रियल वर्कर्स आए उतना दूर जितना क्लोज इंडस्ट्रियल वो इंडस्ट्रियलिस्ट आए जो बिजनेस खोलते थे, लाइक पुरुषोत्तम दास, जीडी बिरला, उतना ही दूर जो उसकी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो उतनी दूर चली गई जो वहां पे काम करती थी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए. ठीक है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program. कुछ तब भी selectively कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कौन सा आइडिया लिया? गांधीयन प्रोग्राम का आइडिया लिया, जो था कि बाइकआउट करना है फॉरेन गुड्स को as part of their own movements against low wages and poor working conditions. अब देखो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वही तो इनको लो वेजेस देते थे और वही ही इनको पुअर वर्किंग कंडीशंस में रखते थे. बट अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ. और वो कांग्रेस को मनी देते थे. अब कांग्रेस कहाँ जाए जहाँ पे मनी मिल रहा है, जिससे वो अपने सारे मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कर पा रही है, या फिर वो वहाँ जाए इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात सुनने और अपने सारे पैसे को छोड़ दे. इट वॉज अ टफ डिसीजन. बट उस टाइम भी देखो, अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट चाहिए होता है. जो थोड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है. तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमने डिसमिस कर दिया था इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को. बट उन्होंने ये जो बाइकआउट फॉरेन गुड्स था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, अपने उसमें मूवमेंट्स में इसको डाल दिया. उनकी मूवमेंट्स क्या थी? लो वेजेस के अगेंस्ट थी और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट थी. उसमें इन्होंने एक और वो भी डाल दिया था पॉइंट कि हमें बाइकआउट करना है फॉरेन गुड्स. तो ये तो हेल्प कर रहे थे कहीं ना कहीं, मतलब काफी स्मॉल नंबर में, बट यार every number matters here. There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps. तो 1930 में बहुत मतलब thousands of workers थे, उन्होंने छोटा नागपुर टिन माइंस में गांधी कैप्स पहनी और पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में, rallies and boycott campaigns में, sorry. But the Congress was reluctant to include workers' demands as part of its program of struggle. It felt that this would alienate industrialists. देखो, इनको लग रहा था कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट दूर चले जाएंगे हमसे और फिर एक एंटी इंपीरियल फोर्स बन जाएगी. तो इसलिए उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स की इतनी बात नहीं सुनी, विच इज काइंड ऑफ सैड. बट अब क्या कर सकते हैं. तो another important
feature of the civil disobedience movement was the large-scale participation of women. वुमेन ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बट उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ. इवन गांधी जी वॉज बाइस्ड अगेंस्ट them. During Gandhiji's salt march, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest marches, manufactured salt, and picketed foreign clothes and liquor shops. तो वुमेन जो जहाँ पे भी हेल्प कर सकती थी उन्होंने अपना 100% दिया. उन्होंने मार्चेस में अपना पार्ट लिया, प्रोटेस्ट मार्चेस में मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट, उन्होंने पिकेट किए फॉरेन क्लोथ और लिकर शॉप्स को भी. उसके बाद वो बहुत सारी तो जेल भी गई. और अर्बन एरियाज में जो वुमेन थी वो हाई कास्ट की थी और रूरल एरियाज में रिच पीजेंट के हाउस होल्ड की थी ये मोस्टली बिकॉज थोड़ी एजुकेशन ज़्यादा होती है इनकी. ये लोग मूव हो गए थे गांधी जी के कॉल फॉर स्वराज और उन्होंने ये सर्विस ये ऐसा समझने लग गए कि इट इज़ अ सर्विस टू द नेशन एंड इट इज़ अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन टू सर्व द नेशन. ठीक है, ये उन्होंने मान लिया था कि हमें अब सर्व ही करना है अपनी नेशन को. बट तब भी yet this increased public role did not necessarily mean any radical changes in the way position of women was visualized. Gandhiji was convinced. गांधी तो ये सोचते थे कि ये ड्यूटी है वुमेन की कि वो घर को देखे और घर के काम को देखें, अच्छी वुमेन मतलब अच्छी मदर बने, अच्छी वाइफ बने, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं है. And for a long time, the Congress also was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. वो women को खाली एक symbol की तरह देखते थे. वो उसको women को authority नहीं देना चाहते थे. So अब हम देखते हैं limits of the civil disobedience movement. Not all social groups were moved by the abstract idea of Swaraj. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves Dalit or oppressed. देखो, जो दलित थे, they were not moved by the idea of Swaraj. क्योंकि उनको लगता था कि उन्हें तो कहीं पे पोजीशन नहीं दी जाएगी अगर हमें स्वराज मिल भी गई तो, फ्रीडम मिल भी गई तो. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज वर द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज. बट जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि स्वराज तब तक नहीं आएगा, 100 years तक नहीं आएगा अगर आप लोगों ने अनटचेबिलिटी को नहीं अबॉलिश किया. He called the untouchables Harijan or the children of God. He organized satyagrah to secure them entry into temples. तो वो वैसे उनको एंट्री नहीं मिलती थी टेम्पल्स में दलित्स को. गांधी organized satyagrahs to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignify the